सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको कि अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा सतीश कुमार। तो भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी हैं सतीश कुमार और इनको अभी रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। आप कहोगे रेलवे बोर्ड की तो चेयरमैन वो है ना जया वर्मा सिन्हा, जो कि इस पद पर आने वाली पहली महिला भी है। हाँ, लेकिन वो अभी 31 अगस्त को रिटायर्ड हो रही है और उसके बाद ये पद संभालेंगे सतीश कुमार। तो सतीश कुमार का नाम आपको याद रखना है। और आप यूं भी कह सकते हो कि रेलवे बोर्ड के 119 वर्षों के इतिहास में इस पद पर आने वाले वो पहले दलित अधिकारी हैं। और सतीश कुमार से एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक डिवाइस बनाया था, फॉग सेफ डिवाइस, जिससे धुंध में जो फॉग का समय होता है, धुंध का समय होता है, उसमें ट्रेन संचालन सुरक्षित हो जाता है। वो डिवाइस इन्होंने ही तैयार किया था। सतीश कुमार इनका नाम है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। इतना सा याद रखना है। बाकी ऑप्शन देख लो आप। अरविंद पनगड़िया ये भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। AM खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष और इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल हैं और इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय हैं। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। सारे नाम इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में जो भी मैंने आपको बताया। अब एक आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, आप बताएंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अभी नए डायरेक्टर जनरल इसी साल बने थे, उनका नाम क्या है। यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं, आप लोगों को इसका उत्तर करना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट वाला ही है कि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा बी श्रीनिवासन को। तो याद रखना, वरिष्ठ IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आपको याद होगा अभी तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल थे वो नलिन प्रभात थे, फिर उनको इस पद से हटा दिया गया था और हटाकर उनको जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया गया था। तो अब नए यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए बी श्रीनिवासन और 31 अगस्त 2027 तक ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने रहेंगे। तो एक बार नाम याद रख लो, काम चल जाएगा हमारा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये भारत सरकार का विशिष्ट आतंकवाद विरोधी बल है। इसका मुख्यालय आपको मानेसर हरियाणा में मिलेगा। बाकी ऑप्शन पे आते हैं। तो मनोज मित्तल ये सिडबी के CMD बने थे और TV सोमनाथन हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी ये बन गए हैं राजीव गौबा के स्थान पे। अभी अगस्त एंड होते ही वो रिटायर्ड हो जाएंगे और ये पद संभाल लेंगे। धीरेन्द्र ओझा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे इसी साल। तो ये सारे अपॉइंटमेंट इसी साल वाले हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, सितंबर 2024 में 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये कहां पर होगी। तो आंसर होगा चाइना में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। और इस बार इसका ये कौन सा संस्करण है। तो 8वां संस्करण है, जो कहाँ पे होगा, चाइना में। चाइना के हुलुन बुइर शहर में होगा ये। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं हरमनप्रीत सिंह। आपको पता है जो लास्ट एडिशन था 2023 वाला, जो इसका 7वां एडिशन था, वो भारत में हुआ था चेन्नई में और उसको भारत ने जीता था। और इस बार का 8वां संस्करण ये चाइना में हो रहा है। तो भारतीय टीम के कप्तान मैंने आपको बताया हरमनप्रीत सिंह और मिडफील्डर जो विवेक सागर प्रसाद है उनको उप कप्तान बनाया गया है। कोच आप जानते ही हो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, क्रेग फुलटन है। ये साउथ अफ्रीका से हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है तो इनका नाम जरूर याद रखना। अभी हॉकी टीम ने क्या कमाल किए थे आपको पता है ना। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारी भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। किसको हराया था ये जरूर याद रखना, स्पेन को हराया था। और हमारे जो अभी तक गोलकीपर हुआ करते थे PR श्रीजेश, अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया पेरिस ओलंपिक के बाद। वैसे अभी उनको जूनियर हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया। ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखना। अच्छा, इसी चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं यानी कि एशियन पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो इसका जो पहला संस्करण है वो 2011 में हुआ था चाइना में। उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। लास्ट एडिशन मैंने आपको बताया 2023 वाला 7वां एडिशन चेन्नई में हुआ था, भारत ने ही जीता था। यहाँ पे मलेशिया को हराया था हमने। अब देखते हैं ये वाला एडिशन कौन जीतता है, जो अभी चाइना में होगा 8वां एडिशन। तो मतलब अभी तक जितने भी इसके एडिशन हो गए ना, 7 एडिशन हो चुके हैं। तो भारत सबसे सफल टीम रही है। 7 में से 4 बार तो भारत जीत चुकी है।
बाकी एशियन हॉकी फेडरेशन की बात करें तो मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया में मिलेगा। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और हॉकी इंडिया के हेड कौन है, तो उनका नाम भी याद रखना, दिलीप तिर्की उनका नाम है। तो ये सारे फैक्ट्स पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि ये जो सभी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, जो साथ में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये इसी तरह से रिटर्न फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी पीडीएफ में, जो बिल्कुल फ्री होती है। अब पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे, तो क्रिक एग्जाम नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां जाकर के जो ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको प्रेस करके, ताकि जब भी पीडीएफ या कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल सके। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार वीडियो को शेयर देना, इतनी सी एक सपोर्ट मैं आपसे मांगता हूँ, जरूर कीजिएगा। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने अपना गेम स्टार्ट कर दिया। अभी 8 रेलवे स्टेशनों के उन्होंने नाम बदल दिए। तो उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अभी 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। सारे नाम मैं आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से आप देखोगे इनके नाम संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर रखे गए हैं। जैसे कि एक देखो, कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम जॉयस सिटी रेलवे स्टेशन रखा। एक जॉयस रेलवे स्टेशन था, इसका नाम गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन किया। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालिकन धाम रेलवे स्टेशन किया। बनी रेलवे स्टेशन स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम मां अहोका भवानी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया। फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन कर दिया। और वारिसगंज हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन कर दिया। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया। अभी आपको याद होगा जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसका नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया था, और जो अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि नाम पे कर दिया था। अब आप लोग मुझे बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न दे रहा हूँ, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया था, इसका उत्तर दीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को पारित कर दिया है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को अभी विधानसभा में पारित कर दिया गया है। अभी 27 अगस्त को ही हिमाचल प्रदेश के सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं धनीराम शांडिल, उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। उसके बाद ये सर्वसम्मति से वहां पे पास हो गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और जैसे ही गवर्नर मंजूरी दे देंगे उसके बाद हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होगी, न्यूनतम उम्र, मिनिमम उम्र। वैसे अभी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और लड़कों की 21 साल है। अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश न्यूज में आ गया, तो चलो ले चलता हूं मैं आपको हिमाचल प्रदेश। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल इसकी दो है, समर कैपिटल शिमला है तो विंटर धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वगैरह, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। 3 यहाँ पे माउंटेन पास दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ाचला दर्रा। पोंग बांध यहाँ पे मिलेगा व्यास नदी पे, पंडो बांध भी इसी पे है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे है, तो चमेरा बांध रावी नदी पर मिलेगा। ये कुछ जीआई टैग्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, जैसे कि चंबा रुमाल हो गया, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा चप्पल। अभी लाहौली के बने हुए मौजूद स्थानों को जीआई टैग मिला था। कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकेरा नेशनल पार्क, किरगंगा और सिंबल बारा नेशनल पार्क है। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है, तो पक्षी है जुजराना, वेस्टर्न ट्रैगेपेन बोलते हैं। वृक्ष है देवदार का, तो फूल है गुलाबी बुर्रांश यानी कि पिंक रोडोडेंड्रॉन। यहाँ के लोक नृत्य हैं कुछ फेमस हैं, नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया। तो ये तो हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक हो गए। चलो कुछ करंट अफेयर्स भी मैं हिमाचल प्रदेश से जो बनते हैं वो आपको रिवाइज करा दूं। तो एक योजना तो हमने ये कल ही पढ़ी थी, मुख्य सुख शिक्षा योजना। उसके पहले मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हमने पढ़ी, और भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया गया था। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू हुई।
सशक्त महिला ऋण योजना है यहाँ पे चलती, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, संजीवनी परियोजना, ये सब यहाँ की है। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? 2025। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, जिनका भी निधन हो गया, वो हिमाचल प्रदेश से थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए हिमकड योजना शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना था। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, ताशीगंग। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना शुरू हुई थी यहाँ पे। नारी को नमन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग आपको मिलेगी, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था हिमाचल प्रदेश के काजा में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य है ये। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। तो हिमाचल प्रदेश से ये सारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो अभी तक इंपॉर्टेंट बने वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर अभी डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बस इतना ही आप ध्यान रखें कि किस देश के प्लेयर हैं। अभी इन्होंने किस खेल से संन्यास लिया? तो क्रिकेट से। अच्छा, इसी साल अभी 3 भारतीय क्रिकेटरों ने भी संन्यास ले लिया है। ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ T20 से या किसी और फॉर्मेट से, पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? एक तो अभी हमने देखा शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। उसके अलावा और भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल संन्यास लिया, मैं आपको वो भी रिवाइज करवा दूं। एक तो हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, बी साई प्रणीत ने लिया संन्यास। एक टेनिस प्लेयर ने भी लिया है, रोहन बोपन्ना। एक फुटबॉल प्लेयर भी हैं, सुनील छेत्री। एक रेसलर हैं, विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया पेरिस ओलंपिक के बाद। और एक हॉकी प्लेयर हैं, PR श्रीजेश, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो इस साल ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लिया, तो इनके नाम मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को सिग 716 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है? मतलब हम खरीद रहे हैं किससे? अमेरिका से। तो अभी भारत ने अमेरिका को 73,000 सिग सौर असोल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दे दिया है। इस डील को भारत ने 837 करोड़ रुपए में साइन किया है। इससे पहले फरवरी 2019 में भारत ने 647 करोड़ रुपए में 72,400 सिग 716 असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया था। तो अब जब ये दूसरी डिलीवरी भी हमें हो जाएगी तो उसके बाद भारतीय सेना के पास 1.43 लाख से ज़्यादा सिग 716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। सिग 716 असॉल्ट राइफल्स की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है? 500 मीटर की है। और इसमें एक बंदूक का वजन, एक राइफल का वजन 3.58 किलोग्राम होता है। हर मिनट में ये राइफल 685 राउंड फायर कर सकती है। तो इसके ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थे, मैंने आपको बताए। और मैं आपको बताऊं तो अभी AK-203 जो राइफल्स है, अगर पूछे ये हम किस देश के साथ खरीद रहे हैं या डील हुई थी हमारी, तो रशिया के साथ। और इसका निर्माण भारत में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। और अगर आपसे पूछें कि अभी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का रक्षा बजट कितना है, तो 6.22 लाख करोड़ रुपए, जो कि सबसे ज़्यादा भी है। कुल बजट का ये 13% है। अच्छा, एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न में आपसे पूछता हूँ कि उग्रम क्या है? मैंने तो आपको कई बार बताया है और एग्जाम में भी ये प्रश्न आया कि उग्रम क्या है। तो ये हमारा स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, जिसको DRDO ने बनाया, DRDO ने लॉन्च किया था। इसकी रेंज 500 मीटर है, तो ये भी ध्यान में रखना। और प्रश्न में अभी हमने देखा सिग 716 असॉल्ट राइफल्स, ये हम किस देश से खरीद रहे हैं? अमेरिका, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी 28 अगस्त 2024 को किस योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसे लॉन्च कब किया था? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है और इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। इसमें आपको याद हो तो जीरो बैलेंस खाते, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। और इसमें होता क्या है, इसके कुछ खासियत मैं आपको बताऊं तो जनधन खातों में दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का बीमा,
आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हो जाता है। और यही नहीं, इसमें 30,000 रुपये का लाइफ कवर भी मिलता है। और अभी 14 अगस्त 2024 तक का डेटा है, इसमें 53.13 करोड़ खाते खुल चुके हैं और अभी इससे 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया गया था, तो याद रखना 28 अगस्त 2014 को। और किससे संबंधित है ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको 19 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। चलो आप लोग बताना इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को ये शुरू हुई थी, वैसे इसको बढ़ा दिया गया है, 2025 तक बढ़ाया गया। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी बजट के समय हमने इसको पढ़ा था, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी वैसे ये। और पहले इसमें लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, लेकिन अभी बजट में इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया। ये डेटा भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 ये कब से कब तक मनाया गया, तो आंसर होगा 25 से लेकर 29 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक 25 से लेकर 29 अगस्त तक। बात करें इस बार की थीम क्या है, सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा 1991 से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है जल के बारे में अवेयरनेस फैलाना। एक वर्ल्ड वाटर डे भी आपको याद होगा, फिर 22 मार्च को मनाते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, वाराणसी में नदी संरक्षण के लिए भारत और डेनमार्क ने मिलकर के वाराणसी में क्लीन रिवर पर स्मार्ट लैब की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा वर्ल्ड वाटर वीक, ये हमने 25 से लेकर 29 अगस्त तक मनाया। थीम भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा दुबई में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार 2024 की। इस बार ये 24वां संस्करण था और ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत के बाहर हुआ है। कहाँ पे, दुबई में। मतलब 2 बार ये भारत के बाहर आयोजित हुआ और दोनों बार दुबई में ही। अच्छा, ये पुरस्कार किसे किसे मिला, किस क्षेत्र में मिला, वो तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, लेकिन ये 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो भारतीय हैं, जैसे कि सिद्धार्थ श्रीवास्तव और नमित बाजोरिया, उद्योग क्षेत्र में इनको मिला है ये पुरस्कार। और मुरली पंजाबी और सुरेंद्र सिंह खंडारी, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में इनको मिला है। मदर टेरेसा, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1979 में, और उसी के 1 साल बाद भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इनको दिया गया था। इनका निधन 1997 में हुआ था। और इनकी पुण्यतिथि को हम एक डे भी मनाते हैं, इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में। कब होती है वो, 5 सितंबर को। अब ऐसे पुरस्कार वाला प्रश्न है, तो चलो मैं आपको 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े ना, वो आपको रिवाइज कराता हूँ आज। जैसे कि देखो, अभी सीनियर जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला था, 2023 ये राधिका सेन को मिला। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, एवी विगदर्सन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक को मिला, उनके उपन्यास काइरोस के लिए, और यहाँ पे अनुवादक ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, ये अभी 2024 का मिला, पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे नोबेल ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को मिला, और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरे सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। रासमस पुरस्कार अमिताभ घोष को। तो 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। और मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक की है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलासियो ने जीता, निकारागुआ से है। 2023 का जेडी बिरला अवार्ड ये डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां संस्करण है, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला। केपीपी नामबियार पुरस्कार हमारे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान ये रंजन गोगोई साहब को मिला।
MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को, 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता रुइक्सियांग झांग ने, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला यादें 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 के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्लामुत्थु को मिला। बाकी नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा, और WHO ने जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया था, भारत का एक संस्थान है निमहंस, उसको मिला था। दोनों मिलते जुलते हैं तो मैंने एक साथ यहाँ पे इनको रख दिया है, ध्यान रखना। पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को। आरती हैं ये उत्तर प्रदेश के ऑटो ड्राइवर है। आपको याद होगा ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार इनको मिला था, और ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था, मैंने आपको बताया भी है। बाकी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को मिला। ऐश्वर्या राय इनका जो उपन्यास है उसका नाम है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला। शिवशंकरी तमिल लेखिका हैं। अभी डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला। नरेंद्र मोदी को भी रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला। प्रोफेसर के चोकलिंगम तमिलनाडु से हैं। हंस वोन हेंटिंग पुरस्कार इनको मिला था। रिगोबर्टा मेंचुतुम ग्वाटेमाला की है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 अभी मिला इनको, और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान इनको मिला था। तो लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको 30 से 35 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज करवा दिए हैं, और बार बार इसी तरह से मैं आपको शीट अपडेट कर करके रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन अपडेट करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप देखोगे अभी बहुत सारे एग्जाम हुए तो उसमें अगर अवार्ड का कोई प्रश्न आया है तो वो अपनी इस शीट में से ही आपको मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, और मैं आपको बताता भी हूँ। वैसे अवार्ड्स आप देखोगे या जो भी मैं आपको शीट रिवाइज कराता हूँ उसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही रिवाइज कराता हूँ। सारे में चीज़ें ऐड कर दूंगा तो बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वो ऐड नहीं करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वही ऐड करता हूँ। और प्रश्न तो वहीं से आ रहे हैं। मेन मुद्दा है एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अपनी शीट से प्रश्न आ रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब मैं कौन से क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ कौन से नहीं कर रहा वो बात की बात है, लेकिन प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये शीट ये जो बार बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ मेरे साथ साथ बोला करो ताकि ये चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाए। मैं अपनी एनर्जी लगा करके बोलता हूँ, अपना टाइम लगाता हूँ तो आपको बेनिफिट हो जाए, इसीलिए यहीं पे मैं कोशिश करता हूँ। आप बोलोगे तो मेरे साथ याद हो जाएगा। बाकी तो PDF में आपको देता ही हूँ। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर देना, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्रिक एग्जाम चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर हम सेशन एंड कर। तो यहाँ पे हम 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन अभी कौन बनी है? सिंधु गंगाधरन इनका नाम है। फिर पूछा मोदीज गवर्नेंस ट्रयम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नाम की बुक को लिखा तरुण चुग ने। फिर पूछा भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर की समझौता किया? अमेरिका। फिर पूछा अभी RBI ने ULI लॉन्च करने की घोषणा की। यहाँ पे L का मतलब है लैंडिंग, पूरा मतलब होता है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। फिर पूछा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की अभी हिमाचल प्रदेश ने। और अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है भारत ने। फिर पूछा ICC के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? जय शाह। और दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए भी फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की SpaceX ने। आखिरी प्रश्न पूछा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया? अभी ऑस्ट्रेलिया ने। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नाइजीरिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।